इसके पहले बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार वहाँ पर किसानों को ऊपर दमन किया, मजदूरों को ऊपर दमन किया। अभी कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार भी वैसी दमन कर रही है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं, 20 लोग घायल हुए हैं और 10 से ज़्यादा अभी तक लापता हैं। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है आरएसएस बीजेपी का पालतू है और उनके इशारे पे बात करता है। पूरा हिंदुस्तान का किसान को बर्बाद कर देगा, गुलाम बना देगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वहाँ पर भी हम अपने बात को लेके जाएंगे और जनता से कहेंगे ये फासिस्ट मोदी सरकार है, जब तक ये सत्ता में रहेगा तब तक हम किसानों की बात नहीं सुनेगा। ये अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहा है। इतने लोग शहीद होने के बाद उसको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ विषय पे गलबात करेंगे खुल के। तो स्वागत करते हैं पंजाब न्यूज़ से। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम शौर्य यादव है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा की ओर से अभी अपनी बात को रख रहे हैं। पहले तो हमें ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में किसानी आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे किसानों के क्या हालात हैं? वहाँ पर जैसे पंजाब में अभी 9 महीने से पंजाब के अंदर आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के अंदर अभी 7 महीने होने जा रहे हैं, यहाँ पर भी आंदोलन चल रहे हैं। इस आंदोलन का असर हम छत्तीसगढ़ में भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे भी केंद्र का जो आदेश होता है दिल्ली में संयुक्त मोर्चे का, तो हम छत्तीसगढ़ में सभी तरीके का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार वहाँ पर किसानों को ऊपर दमन किया, मजदूरों को ऊपर दमन किया, जिसके खिलाफ लड़कर अभी कांग्रेस की सरकार आई है। लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार भी वैसी दमन कर रही है। अभी हाल में बस्तर के अंदर सिलेगर करके एक जगह है जहाँ पर किसान लोग वहाँ पर विरोध कर रहे सीआरपी कैंप का। पिछले मई 12 तारीख से लगातार किसान वहाँ विरोध कर रहे हैं और सरकार उसको मान नहीं रही है। किसानों का मानना है, आदिवासियों का मानना है कि ये जो आर्मी पैरामिलिट्री हमारा शोषण करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं और कहते हैं कि हम माओवादी हैं। यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा आदिवासी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 17 मई को पुलिस फायरिंग हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए हैं, 20 लोग घायल हुए हैं और 10 से ज़्यादा अभी तक लापता हैं। लेकिन प्रदेश का कांग्रेस की जो भूपेश बघेल की सरकार है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पुलिस का जो कैंप है हटाना चाहिए। किसान का एक ही मांग है कि हमको वहाँ पर पीने का शुद्ध पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए। लेकिन इसकी व्यवस्था ना करके वहाँ सीधा सीआरपी कैंप को लगा के रखा है। इस तरीके से कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार में बड़ा फर्क नहीं है। भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार है वो एक निरंकुश दमनकारी सरकार है जो किसानों के ऊपर दमन कर रही है। और रही बात केंद्र की जो मोदी सरकार है, ये फासिस्ट सरकार है जो कॉरपोरेटों की दलाल है। आरएसएस और बीजेपी अडानी, अंबानी और रिलायंस के लिए काम करते हैं। दिल्ली के किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब के अंदर हरियाणा में 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, 600 से ज़्यादा किसान अब तक शहीद हो गए। लेकिन ये सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहती है कि हम 11 बार मीटिंग बुलाए हैं, लेकिन 11 बार मीटिंग में क्या हुआ? 11 बार मीटिंग में कहता है कि इसको संशोधन करिए, जबकि ये पूरा तीनों कानून जो है किसान विरोधी है। नरेंद्र तोमर ने बयान दिया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई और प्रस्ताव लेकर आए तो बात करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो है आरएसएस बीजेपी का पालतू है और उनके इशारे पे बात करता है। वो किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने जिस दिन आंदोलन शुरू किया उस दिन वो तय कर लिया, पूरा अध्ययन किया 3 काला कानून का, कि इस कानून में थोड़ा भी किसान के हित में नहीं है।
ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का किसान का नहीं, पूरा हिंदुस्तान का किसान को बर्बाद कर देगा, गुलाम बना देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इस 3 काले कानून को ख़त्म करना और एमएसपी के ऊपर एक कानून बनाना चाहिए, ताकि मंडियों में किसानों को एक उचित मूल्य मिल सके। अभी भी देश के हर जगह पर मंडी में किसान 1200-1300 रुपये में धान बेच रहे हैं, जबकि ये कहता है 1800-1900 रुपया। 1800-1900 रुपये में किसी भी मंडी में धान नहीं बिकता है। इसलिए ये 3 काले कानूनों को वापस जब तक नहीं लिया जाता है तब तक ये किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अभी हाल में संयुक्त किसान मोर्चा का जो मीटिंग हुआ कुंडली बॉर्डर में, हम भी उस मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से गए थे। वहाँ हम लोगों ने तय किया है कि आगामी आने वाले चुनाव है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वहाँ पर भी हम अपने बात को लेके जाएंगे और जनता से कहेंगे ये फासिस्ट मोदी सरकार है, इसको परास्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सत्ता में रहेगा तब तक हम किसानों की बात नहीं सुनेगा। ये अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहा है, ये अडानी अंबानी की बात हमारे ऊपर थोप रहा है। इसलिए हमारा ये आंदोलन ये सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमको लेके जाने की ज़रूरत है। हम भी छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे कम से कम 30-35 संगठनों को इकट्ठा किए हैं और उनसे चर्चा किए हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन होगा और उस आंदोलन का मुद्दा होगा 3 कृषि काले कानून को वापस लो और एमएसपी के ऊपर कानून होना चाहिए, और जो एक बिजली विधेयक जो लाया है इसको भी वापस लेने का हमारा मांग है। इस मुद्दे को लेकर पूरे किसानों को लेकर हम एक आंदोलन करने वाले हैं। कैसे देखते हैं कि जो नरेंद्र तोमर जी की बात की जा रही है, जो कृषि मंत्री बताए जाते हैं, अगर कृषि मंत्री का काम क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला है कि हाँ कानून में शोध कर लेते हैं, तो क्या जनता की दोबारा अगर जनता नहीं चाहती कि वो कानून नहीं चाहिए, तो आपको लगता है कि कृषि मंत्री का फर्ज होता है कि उसे रद्द करना? कृषि मंत्री का फर्ज होता है कि अभी इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतने लोग शहीद होने के बाद उसको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सरकार को भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। कोविड के नाम पर हमारे देश में सरकारी आंकड़े बताते 3.5 लाख लोग अब तक मर चुके हैं, जबकि ये आंकड़े झूठे हैं, इससे भी कई गुना ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का कमलनाथ कहते हैं कि 1.25 लाख लोग वहाँ मर चुके हैं और ये सरकार कह रही है कि 3.5 लाख। हमारा मानना है ऐसे लाखों लोग मर चुके हैं इस समय। ये मोदी सरकार, उनका स्वास्थ्य मंत्री, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। रही बात तोमर की, तोमर को किसानों की बात को सुनना चाहिए। ये चंद लोग, उसके मंत्री लोग के कहने पे किसान मानने वाले नहीं है। हमारा मानना है ये पूरा कानून जो है किसान विरोधी है, जन विरोधी है, इसको वापस लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन जो वहाँ के प्रशासन की बात करते हैं ना, जो व्यवस्था चलाते हैं, उसका उनका व्यवहार कैसा है किसानों के प्रति? वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस तो कहती है कि हम सपोर्ट पे हैं, लेकिन जिस तरीके से सड़क पे आकर लड़ाई लड़ना चाहिए किसानों के समर्थन में, वैसा नहीं हो रहा है। धारा 144 लगाई गई है, किसान कोविड के नाम पे किसानों का कार्यक्रमों को रोका जा रहा है और उनका खुलकर किसानों का समर्थन नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको जैसे दिल्ली के अंदर किसान लाखों के तादाद पर सब कानून को तोड़कर सड़क पे आए हैं, बस्तर के अंदर जिस तरीके से आदिवासी सड़कों पे आए हैं, उसी तरीके से इस काले कानून के खिलाफ तमाम किसान संगठनों को भी हमको सड़क पे आकर लड़ना होगा। बिना लड़े ये सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बीजेपी की एक फासिस्ट सरकार है और कांग्रेस एक निरंकुश सरकार है। दोनों सरकार जो है नव उदारवादी नीतियों को लागू करते हैं और देश को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जनता को, मेहनत कश जनता का राज सत्ता लाने के लिए भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पे हमको आगे बढ़ना होगा। मेहनत कश जनता का राज सत्ता के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। इसी उद्देश्य के साथ हम इस आंदोलन में हैं और इस आंदोलन में तब तक रहेंगे जब तक ये 3 काले कानून और ये लड़ाई जीतेंगे नहीं, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। सवाल आपसे, आपने बोला कि आगे चुनाव आ रहे हैं, हम उत्तराखंड में भी जाएंगे, झारखंड में भी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वैसे कानून रद्द नहीं हो गए, अब सत्ता मतलब कि बहुमत से ही इनको हराना पड़ेगा? क्योंकि देखिए आज हमारे टिकैत साहब जो है बंगाल गए थे, बंगाल में जाके इनको परास्त करने के बाद हुआ
ममता बनर्जी पूरा इसका सपोर्ट कर रही है। दिगर राज्यों में भी इसका कई सारे उन्होंने भी इस बात को बोला है। बाकी राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ के दिगर राज्यों में जाकर भी चर्चा हो रही है। पूरे लोग अगर मिलकर ये मोदी सरकार सत्ता में रहेगा, इनका अहंकार है, इसलिए इन सत्ता से इसको बाहर करना होगा। और जो बाकी जो सरकारें हैं जो इस कानून का विरोध करते हैं, ऐसे सरकारों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा ताकि इस काले कानून को वापस लिया जा सके। हम इसके लिए हर तरीके से कोशिश करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। लोग यहाँ पर और जैसे आप आए हैं और काफिले नहीं आ रहे हैं। अब और हम लोग छत्तीसगढ़ में बाकी संगठनों के साथ अभी चर्चा कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे मानव अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, किसानों पे हमला हो रहा है। सुधा भारद्वाज एक एडवोकेट है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ट्रेड यूनियन नेत्री है, जो भीमा कोरेगांव में स्पीच दी थी जनता के पक्ष में, उसको 3 साल से जेल में बंद करके रखा है। ऐसे 16 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा है। इसलिए हम तमाम लोगों को एक साथ आने की जरूरत है और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने की जरूरत है। जो केला प्रचार करता है उसको ये गिरफ्तार कर लेते हैं। जो भी यानी कि सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहा है, उनके नजरों में आ रहा है, उनको गिरफ्तार किया है। जैसे सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया है और भी बाकी लोग को गिरफ्तार किया है, कई लोग की हत्या किया है। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग या हत्यारे लोग हैं, इनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केस हैं, चाहे सांसद में बैठे हो, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा में। ये लोगों से हमको उम्मीद नहीं है। जनता का जो आंदोलन है, यही हमको उम्मीद की किरण है। यही संघर्ष इस सत्ता को बदलेगा और जनता का सत्ता को लाने की कामयाब होंगे। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में भी प्रयास कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी प्रयास कर रहे हैं कि जनता का जो संघर्ष को विकसित करके ये भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है, ये मोदी सरकार को बदलनी है, इस 3 काले कानून को बदलना होगा। इसी तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।